गुड डे ऑल ऑफ यू। मैं महेंद्र सिंगारिया, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की अगली क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम प्लेटो के साम्यवाद, जिसमें हमने संपत्ति का साम्यवाद और परिवार या स्त्रियों का या पत्नियों का साम्यवाद के बारे में पढ़ा, उनकी विशेषता के बारे में पढ़ा, उनकी आलोचना के बारे में पढ़ा। और आज हम इस टॉपिक में प्लेटो के साम्यवाद की आधुनिक साम्यवाद से तुलना या समानता, क्या क्या समानता है उसके बारे में पढ़ेंगे। प्लेटो ने साम्यवाद की वैसी ही विधिवत विवेचना की है जैसी कि कार्ल मार्क्स या किसी और विचारक ने। साम्यवाद के बारे में अगर हम जानना चाहते हैं तो कार्ल मार्क्स ने भी साम्यवाद के बारे में कहा है और प्लेटो ने भी साम्यवाद के संदर्भ में अपने विचार दिए हैं। इसी आधार पर अनेक लेखकों के द्वारा प्लेटो को पश्चिमी जगत का प्रथम साम्यवादी विचारक माना गया है। प्लेटो को क्या माना गया है? प्रथम साम्यवादी विचारक। अंडरलाइन करना इस चीज को। प्लेटो को पश्चिमी जगत का प्रथम साम्यवादी विचारक माना गया है। प्लेटो के साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद के बीच निम्न समानताएं देखी जा सकती हैं। कौन कौन समानता या कौन तुलना करते हैं, तो हम पहले समानता के बारे में पढ़ेंगे और ये खत्म होने के बाद में उसकी ये समानता, मतलब आधुनिक साम्यवाद और प्लेटो का जो साम्यवाद था उसमें क्या समानता थी और क्या असमानता थी, दोनों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। पहला, दोनों ही साम्यवादों का लक्ष्य राज्य में न्याय की व्यवस्था कर वर्ग संघर्ष को दूर करना है। दोनों ही साम्यवादियों जो आधुनिक साम्यवाद है और जो प्लेटो ने साम्यवाद दिया, तो उसका मेन उद्देश्य क्या है कि वर्ग संघर्ष मतलब वर्ग संघर्ष एक ऐसी व्यवस्था थी जिसके अंदर समाज के अंदर दो वर्ग उत्पन्न होते थे, जिसमें एक उच्च वर्ग, एक निम्न वर्ग, एक शोषित वर्ग, एक शोषक शासक वर्ग, है ना। इस तरह से एक निर्धन वर्ग या एक उच्च वर्ग या धनी वर्ग, इस तरह की समाज में दो वर्ग होते थे। और इन वर्गों को दूर करने के लिए राज्य में और राज्य में न्याय व्यवस्था लाने के लिए साम्यवादी व्यवस्था को प्लेटो और आधुनिक साम्यवाद जो है राष्ट्र, वहां पर भी इस व्यवस्था को देखा जाता है, जिससे राज्य में राजनीतिक एकता और सामाजिक भाईचारे की भावना स्थापित हो सके। साम्यवादी का मतलब किसी भी चीज पर किसी का कोई निजी स्वामित्व नहीं है, सभी चीज क्या होगी, राष्ट्र के हित में होगी, राष्ट्र के पास, राष्ट्र के नियंत्रण में, राज्य के नियंत्रण में होगी। भूमि व पूंजी के साधनों पर निजी स्वामित्व नहीं होकर किसका स्वामित्व होगा? राज्य का या राष्ट्र का स्वामित्व होगा। आपकी कोई निजी संपत्ति नहीं होगी। दूसरा, जो तुलना के अंदर जो दूसरी बिंदु है वो है, दोनों ही व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक संबंधों में राज्य को सर्वोपरि मानते हैं। मतलब जो प्लेटो का साम्यवाद है और आधुनिक साम्यवाद है, दोनों ही व्यक्ति और राज्यों के पारस्परिक संबंधों को क्या मानते हैं? दोनों पारस्परिक संबंधों में राज्य को सर्वोपरि मानते हैं और व्यक्ति की तुलना में राज्य को प्रधानता देते हैं। किसको प्रधानता देते हैं? व्यक्ति की तुलना में राज्य को प्रधानता देते हैं। राष्ट्र हित उनका प्रमुख मुद्दा होता है, जन कल्याण, प्रजा कल्याण, है ना। और तीसरी समानता के अंदर प्लेटो व आधुनिक साम्यवादी दोनों ही राज्य के हित में व्यक्ति की स्वार्थ प्रवृत्ति पर नियंत्रण आवश्यक समझते हैं। जैसा कि आपने देखा, प्लेटो का साम्यवाद था, संपत्ति का साम्यवाद या परिवार का साम्यवाद, वो क्या कर रहा है कि जो अभिभावक वर्ग है या संरक्षक वर्ग है, जिसमें शासक वर्ग और सैनिक वर्ग दोनों को ही संपत्ति से और परिवार से दूर रखता है, कि अगर ये दोनों शासक वर्ग के पास होगी तो वे अपने कर्तव्यों का पालन सही ढंग से नहीं कर पाएंगे और वो क्या होंगे? स्वार्थी बन जाएंगे, स्वयं हित के बारे में सोचेंगे, है ना। तो इसलिए जो प्लेटो का साम्यवाद है
और आधुनिक साम्यवाद हैं। दोनों ही व्यक्ति की जो स्वार्थी प्रवृत्ति है उस पर नियंत्रण रखना चाहते हैं। चौथा बिंदु, दोनों सार्वजनिक तथा सामाजिक हित में ही व्यक्ति का हित समझते हैं। तो दोनों मतलब प्लेटो का साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद, वो क्या है, सार्वजनिक हित और सामाजिक हित। वो क्या चाहते हैं कि अधिकाधिक सार्वजनिक हित हो, सामाजिक हित हो, वो व्यक्तिगत हित की बात नहीं करते। पांचवा बिंदु, दोनों राज्य में शक्ति तथा पदों के लिए प्रतिद्वंदिता को समाप्त करना चाहते हैं। दोनों राज्य में, दोनों मतलब प्लेटो का साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद, दोनों राज्य में शक्ति तथा पदों के लिए प्रतिद्वंदिता को समाप्त करना चाहते हैं। मतलब प्रतिद्वंदी कोई नहीं हो और शक्तियों के बीच जो राज्य में शक्ति है का वितरण होता है उसमें वो दोनों को समाप्त करना चाहते हैं। छठा बिंदु, दोनों राज्य के विभिन्न वर्गों के बीच आर्थिक प्रतियोगिता को समाप्त करने के पक्ष में है। दोनों राज्य के, दोनों मतलब प्लेटो का साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद की हम बात कर रहे हैं तो दोनों का मतलब यही होगा कि दोनों प्लेटो का साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद दोनों ही विभिन्न वर्गों के बीच आर्थिक प्रतियोगिता, आर्थिक दोनों वर्गों, विभिन्न वर्ग एक तरह से आप शोषित वर्ग, शासक वर्ग भी कह सकते हैं, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग भी कह सकते हैं। वर्तमान में अगर साम्यवाद की बात करें और उस समय की बात करें तो शासक वर्ग और सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग, ये तीनों वर्गों के बीच आर्थिक प्रतियोगिता को समाप्त करने के पक्ष में हैं। दोनों विचारधाराओं की उपयुक्त समानताओं को दृष्टि में रखते हुए संभवतया मैक्सी ने लिखा है, इन्वर्टेड कोमा, यदि प्लेटो आज जीवित होते तो वे आधुनिक साम्यवादियों में से भी प्रबल साम्यवादी होते। तो मैक्सी ने क्या लिखा कि अगर आज प्लेटो जिंदा होते तो वो आधुनिक साम्यवादियों से भी प्रबल, मतलब वो मजबूत होते कि उनकी जो विचारधारा थी वो सबसे हटकर थी। इस तरह हमने अध्ययन किया कि प्लेटो की साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद में क्या समानता थी तुलना करते हुए। अब हम उन दोनों जो प्लेटो का साम्यवाद है और आधुनिक साम्यवाद है उनमें अंतर क्या है, ये समानता क्या है ना, अलग क्या है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अब हम प्लेटो के साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद में एक समानता के बारे में बात करेंगे। यद्यपि दोनों विचारधाराओं में कुछ समानता है लेकिन इसके साथ भी इनमें असमानता भी है। असमानता अधिक महत्वपूर्ण तथा आधारभूत है। प्रमुखतया निम्न असमानताओं का उल्लेख किया जा सकता है। ठीक है, तो वो बिंदु अपन बिंदु टू बिंदु चलेंगे, पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे, जिसमें बताया गया है कि क्या क्या असमानता है कि एक पॉइंट से बताएंगे लक्ष्य में भेद। लक्ष्य में भेद तो उस समय उनका लक्ष्य क्या था और आधुनिक साम्यवाद का लक्ष्य क्या है। लक्ष्य का भेद, पहला, प्लेटो का साम्यवाद राजनीतिक है। क्या है, आप मैं अंडरलाइन कर देता हूं इस पे। प्लेटो का साम्यवाद क्या है, राजनीतिक है। वह विशिष्ट प्रकार की आर्थिक योजना के आधार पर राज्य में भ्रष्टाचार तथा कुशासन को दूर कर सुशासन स्थापित करना तथा राज्य में एकता को बनाए रखना चाहता है। आधुनिक, अपन बात करें प्लेटो की साम्यवाद की, प्लेटो जो साम्यवाद क्या है, राजनीतिक है। लेकिन आधुनिक साम्यवाद का प्रधान लक्ष्य क्या है, आर्थिक है। ध्यान रखना मेरे दोनों चीजों को, लक्ष्य के भेद में अंदर जो उनका लक्ष्य क्या है, इसका लक्ष्य तो है राजनीतिक और इसका है आर्थिक। वर्तमान जो आधुनिक साम्यवाद है उसका लक्ष्य क्या है, आर्थिक। और वह विशेष प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था के आधार पर आर्थिक शक्ति का न्यायपूर्ण वितरण करना चाहता है। तो लक्ष्य के भेद में एक का लक्ष्य, प्लेटो का जो साम्यवाद है उसका लक्ष्य क्या है, राजनीतिक, और आधुनिक जो साम्यवाद है उसका लक्ष्य क्या है, आर्थिक। सेकंड पॉइंट, वर्गीय आधार पर भेद। प्लेटो के साम्यवाद, जैसा कि नेटार एक राजनीतिज्ञ था, उसने कहा है अर्ध साम्यवाद है क्योंकि यहाँ यह शासक तथा सैनिक वर्ग पर लागू होता है। नेटार्क ने क्या कहा वर्ग के आधार पर कि शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और तीसरा वर्ग कौन सा था, उत्पादक वर्ग या सेवक वर्ग, है ना। तो
अर्ध साम्यवाद क्यों क्या कहा इसने? क्योंकि ये आधे वर्ग मतलब अभिभावक वर्ग पर ही लागू होता है अर्ध साम्यवाद, पूर्ण वर्ग पर लागू नहीं होता। ये शासक वर्ग और सैनिक वर्ग पर ही लागू होता है, उत्पादक या सेवक वर्ग पर लागू नहीं होता, इसलिए इसे अर्ध साम्यवाद कहा जाता है। ठीक है, जिसकी संख्या संपूर्ण जनसंख्या से की आधे से भी कम होती है, किंतु आधुनिक साम्यवाद इस अर्थ में सर्वव्यापी है क्योंकि वह राज्य के सभी नागरिकों पर लागू होता है। वर्ग के आधार पर वो क्या होता है? आधुनिक साम्यवाद सब पर लागू होता है। इधर जो प्लेटो का साम्यवाद है किस पे लागू होता है? अर्ध साम्यवाद कह सकते हैं उसे, क्योंकि आधे वर्ग पर ही लागू होता है। तीसरा, आर्थिक ढांचे के संबंध में भेद। तीसरा जो असमानता थी, आर्थिक ढांचे के संबंध में भेद। प्लेटो का साम्यवाद राज्य के आर्थिक ढांचे को बिल्कुल अपरिवर्तित रखता है। कोई भी उत्पादक या उत्पादन क्रिया का कोई भी अंग इसे प्रभावित नहीं होता। क्या कह रहा है? प्लेटो का साम्यवाद राज्य के आर्थिक ढांचे को बिल्कुल अपरिवर्तित रखता है। कोई भी उत्पादक या उत्पादन क्रिया का कोई भी अंग इससे प्रभावित नहीं होता, किंतु आधुनिक साम्यवाद राज्य के आर्थिक ढांचे को पूर्णतया परिवर्तित कर देता है। तो इसमें इस प्रमुख वजह है कि जो शासक वर्ग का प्रमुख एक कार्य है, सैनिक वर्ग का एक प्रमुख कार्य है और उत्पादक वर्ग का अन्य कार्य है। लेकिन आधुनिक साम्यवाद में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जहाँ पर कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य कर सकता है। आधुनिक साम्यवादी व्यवस्था में तो उसमें क्या हो रहा था कि एक वर्ग विशेष एक निश्चित कार्य को ही, कर्तव्य को ही संपादित कर रहा था, जिससे क्या हो रहा था कि जो आर्थिक स्थिति थी राज्य की वो ये परिवर्तित रहती थी। और इधर आधुनिक जो साम्यवाद है उसमें कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य कर सकता है। इससे क्या होता है? आर्थिक स्थिति परिवर्तनशील होती है। चौथा पॉइंट, ये समानता में प्लेटो के साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद की तुलना में ये समानता का चौथा बिंदु, उपभोग व्यवस्था के संबंध में भेद। उपभोग व्यवस्था के संबंध में भेद। प्लेटो का साम्यवाद उपभोग के पदार्थों को प्रभावित करता है। प्लेटो का साम्यवाद उपभोग के पदार्थों को प्रभावित करता है। इसका उत्पादन के साधनों से कोई संबंध नहीं है। अभिभावक वर्ग सामूहिक रूप से भोजन, वस्त्र और निवास का उपयोग ही करता है, भूमि और पूंजी का नहीं। अंडरलाइन करना कि जो प्लेटो का जो साम्यवाद था, परिवार का साम्यवाद और संपत्ति का साम्यवाद, है ना, तो उसके अंदर ये बताया गया है कि परिवार के साम्यवाद के अंदर आपने कोटेशन पढ़ी होगी कि वहां पर कोई जो भोजनालय होगा सबके लिए होगा, जो गोदाम होगा सबके लिए होगा, है ना, जो घर होगा सबके लिए होगा। तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। सब भूमि और पूंजी के साधनों पर एक तरह से कहा जाए तो राज्य का पूर्ण हस्तक्षेप था और पूर्ण राज्य के नियंत्रण में था। तो अभिभावक वर्ग सामूहिक रूप से भोजन, वस्त्र और निवास का उपयोग करता था, भूमि और पूंजी का नहीं। अब आगे हम बात करते हैं आधुनिक साम्यवाद या समाजवाद है। साम्यवाद उत्पादन के साधनों के सामूहिक स्वामित्व से ही अधिक संबंधित है। क्या है? भूमि और पूंजी के जो साधन है उसमें क्या है? सामूहिक स्वामित्व, निजी किसका कोई स्वामित्व नहीं होगा। आधुनिक साम्यवाद में क्या देखते हैं, समाजवाद में क्या देखते हैं? भूमि व पूंजी के साधनों पर निजी स्वामित्व नहीं होकर सामूहिक स्वामित्व, है ना। प्लेटो के विपरीत ये उपभोग पदार्थों में निजी संपत्ति की व्यवस्था को बनाए रखता है। क्या करता है? उपभोग पदार्थों में निजी संपत्ति की व्यवस्था को बनाए रखता है। नेक्स्ट स्लाइड की ओर। पांचवा जो अंतर किया है, असमानता है, वो है राजनीतिक और आर्थिक शक्तियों के एकीकरण के संबंध में भेद। राजनीतिक और आर्थिक शक्तियों के एकीकरण के संबंध में भेद। प्लेटो का विचार है कि राजनीतिक और आर्थिक शक्तियों का एकीकरण राज्य को नष्ट कर देगा।
प्लेटो क्या कह रहा था कि राजनीतिक और आर्थिक शक्तियां जब एक दूसरे का एकीकरण होगा, जब वो मिश्रित होगी या मिलेगी, तो वह क्या होगा, राज्य को नष्ट कर देगा। इसी कारण उसने इस प्रकार की के एकीकरण को रोका, जिसमें क्या है, उसने क्या किया, आर्थिक और राजनीतिक शक्तियों दोनों को अलग अलग रखा, है ना। लेकिन आधुनिक साम्यवाद उत्पादक वर्ग को ही राजनीतिक शक्ति प्रदान करना चाहता है। सर्वहारा वर्ग के अधिनायक तत्व का तात्पर्य श्रमिक वर्ग के हाथ में ही राजनीतिक शक्ति हो। लेकिन जो आधुनिक साम्यवाद है, आधुनिक साम्यवादी जो व्यवस्था है, जो विचारक हैं, वो क्या चाहते हैं कि श्रमिक जो वर्ग है, जो निम्न वर्ग है, उसके हाथ में ही राजनीतिक सत्ता या शक्ति हो। आधुनिक साम्यवाद उत्पादक वर्ग को ही राजनीतिक शक्ति प्रदान करना चाहता है। सर्वहारा वर्ग के अधिनायक तत्व का तात्पर्य श्रमिक वर्ग के हाथ में राजनीतिक शक्ति हो। तो वो क्या चाह रहा है कि जो श्रमिक वर्ग है उसके हाथ में संपूर्ण राजनीतिक शक्तियां प्रदान की जाए, जबकि उसमें ऐसा नहीं था। प्लेटो क्या चाह रहा था कि राजनीतिक शक्तियां और आर्थिक शक्तियां एक नहीं होनी चाहिए। छठी असमानता के अंदर हम पढ़ते हैं आधारभूत स्वरूप का भेद। छठा जो पॉइंट है वो है आधारभूत स्वरूप का भेद। प्लेटो का साम्यवाद अपने स्वरूप में आध्यात्मिक है। प्लेटो का साम्यवाद अपने स्वरूप में आध्यात्मिक है। बार्कर के शब्दों में, अर्नेस्ट बार्कर जो राजनीति के था, उसके शब्दों में ये समर्पण का मार्ग है और इस समर्पण की मांग सर्वोत्तम और केवल सर्वोत्तम मनुष्य से ही की गई है। ये समर्पण का मार्ग है, मतलब ये त्याग का मार्ग है। क्या साम्यवाद, प्लेटो का साम्यवाद क्या है, ये समर्पण का मार्ग है। समर्पण मतलब त्याग करना। त्याग किसे करना, सिर्फ जो शासक वर्ग है और सैनिक वर्ग है, क्या है, अभिभावक वर्ग। अभिभावक वर्ग जो उच्च वर्ग है, उसी से ही समर्पण की मांग की गई है कि आप इस तरह की जो व्यवस्था है, संपत्ति का त्याग करें और परिवार का त्याग करें। ठीक है, इसका अर्थ ये उसने अभिभावक वर्ग को समस्त निजी संपत्ति से वंचित कर दिया। जैसा कि मैंने कहा कि अभिभावक वर्ग को संपत्ति और परिवार से प्लेटो ने वंचित कर दिया, क्योंकि निजी संपत्ति को सार्वजनिक क्षेत्र में कर्तव्य पालन की एक बाधा समझा गया है। क्योंकि निजी संपत्ति, जब प्लेटो कह रहा है कि जब निजी संपत्ति होगी तो वह सार्वजनिक क्षेत्र में, मतलब जन कल्याण और समस्त प्रजा को की सेवा नहीं कर पाएगा और जन कल्याण नहीं कर पाएगा, और वह एक कर्तव्य पालन में बाधा बनेगी। लेकिन आधुनिक साम्यवाद पूर्णतया भौतिक है। आधुनिक साम्यवाद क्या है, पूर्णतया भौतिक है और वे संपत्ति की वांछनीयता को स्वीकार करते हुए उसके वितरण पर बल देता है। क्या करता है, आधुनिक साम्यवाद पूर्णतया भौतिक है। भौतिक मतलब फिजिकल है। वो क्या करता है कि संपत्ति की वांछनीयता, मतलब संपत्ति जरूरी है, लेकिन उसके जो वितरण होगा वो क्या होगा, एकीकृत नहीं कर वितरण पर बल देता है। अगला जो पॉइंट है वो है पारिवारिक साम्यवाद के संबंध में भेद। जो नेक्स्ट पॉइंट है, पारिवारिक साम्यवाद के संबंध में भेद। इसके अंदर प्लेटो का साम्यवाद में संपत्ति की सामूहिक व्यवस्था के साथ साथ स्त्रियों की भी सामूहिक व्यवस्था की गई थी। इस बिंदु को आप नोट करें, ये सबसे हास्यास्पद आलोचनात्मक विषय रहा है। जो प्लेटो का ये कथन है बिल्कुल भी तर्क संगत नहीं है और इसकी बहुत बार, बहुत सी जगह, बहुत से विचारकों ने इसकी आलोचना की कि संपत्ति का तो चलो मान सकते हैं कि संपत्ति का सार्वजनिक हो सकती है, लेकिन स्त्री या पत्नी या परिवार कभी सार्वजनिक नहीं हो सकता। इसकी बहुत आलोचना की गई है, बहुत सी आलोचना हुई है। तो ये सबसे बहुत बड़ी आलोचना का विषय रहा है। तो प्लेटो ने क्या कहा कि प्लेटो के साम्यवाद में संपत्ति की सामूहिक व्यवस्था, अब संपत्ति की सामूहिक व्यवस्था तो हो सकती है कि संपत्ति एक व्यक्ति की नहीं होकर सभी व्यक्ति की हो सकती है, लेकिन साथ साथ उसने क्या किया प्लेटो ने कि स्त्रियों की भी सामूहिक व्यवस्था कर दी कि मतलब एक व्यक्ति के साथ, एक व्यक्ति के बहुत सारी पत्नियां हो सकती है और एक
स्त्री के बहुत सारे पति हो सकते हैं। तो ये व्यवस्था जो थी बहुत गलत थी। और उसने आगे भी ये कहा कि एक श्रेष्ठ पुरुष के साथ एक कुलीन पुरुष के साथ एक कुलीन महिला का विवाह करा के अच्छी संतति के लिए शक्तिशाली योद्धा साहसी जो संतति है प्राप्त करने के लिए इस तरह का राज्य को इस तरह की कृत्यों पर जोर देना चाहिए। और उसने पशुपालक का भी उदाहरण दिया कि जैसे पशुपालक क्या करता है, एक अच्छे नर को एक अच्छी मादा की नस्ल की मादा के साथ संसर्ग करवा के एक अच्छी नस्ल की उत्पत्ति करता है। तो उसी प्रकार प्लेटो भी ये चाह रहा था कि पशु जगत का उदाहरण देकर उसने मानवीय जगत पर इस तरह का जो विचार आरोपित किए वो दोषारोपित हुए हैं। ये आप स्वयं के विवेक से भी बता सकते हैं। किंतु आधुनिक साम्यवाद स्त्रियों के संबंध में इस प्रकार की किसी व्यवस्था का प्रतिपादन नहीं करता। लेकिन जो आधुनिक साम्यवाद है वो इस तरह की स्त्रियों के साथ इस प्रकार की कोई व्यवस्था का प्रतिपादन नहीं करता। अब जो अगला और अंतिम बिंदु है, अंतिम बिंदु में असमानता के अंतिम बिंदु में नगर राज्यों और अंतर्राष्ट्रीयता का भेद। नगर राज्यों और अंतर्राष्ट्रीयता का भेद। प्लेटो का साम्यवाद का प्रतिपादन यूनान के छोटे छोटे नगर राज्यों को दृष्टि में रखकर किया गया है। उस समय तो क्या व्यवस्था थी, मैं आपको बताता हूँ कि उस समय छोटे छोटे नगर थे, छोटे छोटे राज्य थे, कम जनसंख्या थी, कम लोग थे। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो सभी राष्ट्रों के पास जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, विशाल क्षेत्रफल है ना, बड़े बड़े नगर हैं। तो इस तरह की व्यवस्था को आज के समय में लागू नहीं किया जा सकता। प्लेटो के साम्यवाद का प्रतिपादन यूनान के छोटे छोटे नगर राज्यों को दृष्टि में रखकर किया गया है। उसके लिए ये नगर राज्य उच्चतम प्रकार के सामाजिक संगठन हैं और उसने कभी विश्व व्यवस्था के संबंध में सोचा ही नहीं। ठीक है, तो प्लेटो ने क्या किया कि वो उसकी संकीर्ण सोच के कारण उसने छोटे छोटे नगरों, छोटी जनसंख्या और छोटे क्षेत्रफल के जो शहर थे उसको ध्यान में रखते हुए उसने इस तरह के विचार रखे। लेकिन आज के संदर्भ में देखा जाए तो उसके किसी भी विचार को लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि विश्व जो व्यवस्था है आने वाले समय में जो उसे ये ज्ञान नहीं हुआ कि आने वाले समय में क्षेत्रफल बढ़ेगा, सॉरी जनसंख्या बढ़ेगी, उत्पादन के साधन बढ़ेंगे, हर तरह के नगर राज्यों के जो आकार है वो बढ़ेगा, है ना, रहन सहन संस्कृति सभी चीज़ों में बदलाव होगा। तो इस तरह की व्यवस्था लागू करना अवश्य संभव नहीं है। किंतु आधुनिक साम्यवाद की ऐसी नवीन व्यवस्था स्थापित करना चाहता है जिसमें राष्ट्रीय राज्यों का कोई अस्तित्व नहीं होगा। वे समस्त विश्व के मजदूरों को आधारभूत एकता में विश्वास करते हैं। अब एक लाइन में अगर आप समझना चाहें तो आधुनिक जो साम्यवाद व्यवस्था है, जहाँ पर आप एक शब्द में इस लाइन को समझ सकते हैं, वर्ग विहीन और राज्य विहीन व्यवस्था। वर्ग विहीन और राज्य विहीन व्यवस्था ही आधुनिक साम्यवादी व्यवस्था के अंतर्गत आता है, जहाँ पर कोई वर्ग नहीं होगा, जहाँ पर किसी भी प्रकार का निम्न वर्ग, उच्च वर्ग, शोषित वर्ग, शासक वर्ग, है ना, निर्धन वर्ग या धनी वर्ग, इस प्रकार का कोई वर्ग नहीं होगा और राज्य भी नहीं होगा। इसमें ये कह रहा है किंतु आधुनिक साम्यवाद में ऐसी नवीन व्यवस्था स्थापित करना चाहता है जिसमें राष्ट्रीय राज्यों का कोई अस्तित्व नहीं होगा। वे समस्त विश्व के मजदूरों की आधारभूत एकता में विश्वास करते हैं। विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, कार्ल मार्क्स ने एक नारा दिया था, विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने को कुछ नहीं है ना, तुम्हारे पास खोने को कुछ नहीं है, अगर आप चाहें तो विश्व को बदल सकते हैं। इस प्रकार अब हम निष्कर्ष से इस बात पर आते हैं कि वस्तुतः प्लेटो का साम्यवाद आधुनिक साम्यवाद से इतना अधिक भिन्न है कि टेलर के इस कथन को स्वीकार करना पड़ता है, इन्वर्टेड कोमा, रिपब्लिक के समाजवाद और साम्यवाद के संबंध में
बहुत कुछ कहे जाने के बावजूद वस्तुतः इस ग्रंथ में न तो समाजवाद पाया जाता है और न ही साम्यवाद, इनवर्टेड कॉमा क्लोज। साम्यवाद और समाजवाद की व्यवस्था के अंदर साम्यवाद में क्या होता है, वर्गविहीन और राज्यविहीन व्यवस्था को हम साम्यवाद के नाम से जान सकते हैं। और समाजवाद का अर्थ है भूमि व पूंजी के साधनों पर निजी स्वामित्व नहीं होकर राज्य का स्वामित्व। तो ये कह रहा है कि इस ग्रंथ में ना तो समाजवाद है और ना ही साम्यवाद। तो इस तरह से हमने प्लेटो के साम्यवाद की जो साम्यवाद था उसकी में क्या क्या प्लेटो के साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद में क्या समानता थी, क्या असमानता थी, इनके बारे में हमने चर्चा की। और इससे पूर्व हमने जो साम्यवाद था, साम्यवाद में वापस एक बार पॉइंट नोट करवा दूं मैं आपको कि साम्यवाद में हमने क्या क्या चीज़ें देखी, कि किन किन साम्यवाद के बारे में हमने क्या क्या कहा। तो जो प्लेटो का साम्यवाद था तो उसको कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में। कौन कौन सा, पहला था संपत्ति विषयक साम्यवाद। कौन सा साम्यवाद, संपत्ति विषयक साम्यवाद। दूसरा परिवार विषयक साम्यवाद या स्त्रियों का साम्यवाद, है ना। तो अब ये साम्यवाद ये था जो किसके लिए था, सिर्फ अभिभावक वर्ग के लिए। अब आप कहेंगे अभिभावक वर्ग किसे कहा गया, अभिभावक वर्ग शासक वर्ग और सैनिक वर्ग दोनों के योग को अभिभावक वर्ग कहा गया। इन वर्गों के लिए ये व्यवस्था थी कि ये वर्ग जिसमें शासक वर्ग और सैनिक वर्ग दोनों ही संपत्ति का उपयोग नहीं कर पाएंगे और ना ही परिवार का उपयोग कर पाएंगे, परिवार जैसी व्यवस्था का उपयोग कर पाएंगे जिसमें संपत्ति भी किसी की इन वर्गों के पास नहीं होगी। शासक वर्ग के पास भी संपत्ति नहीं होगी और सैनिक वर्ग के पास भी संपत्ति नहीं होगी। सैनिक वर्ग के पास भी परिवार नहीं होगा और शासक वर्ग के पास भी परिवार नहीं होगा। वो जो संपत्ति होगी सामूहिक होगी, सबकी समग्र रूप से राज्य के नियंत्रण में होगी। इसी प्रकार परिवार के बारे में भी आप नहीं जान पाओगे कि हमारे माता पिता, जो प्लेटो ने जो साम्यवादी व्यवस्था दी परिवार के संदर्भ में, जिसमें यह कहा कि कोई भी व्यक्ति जिसका कोई भी परिवार नहीं होगा और ना ही उसकी संतान के बारे में वो पता कर सकता है कि ये संतान किसकी है, और ना ही वो उसके माता पिता के बारे में जान सकता है कि इस संतान का माता पिता कौन है। लेकिन आज के संदर्भ में इस व्यवस्था को बिल्कुल नकारा गया है। तो हमने साम्यवादी व्यवस्था के अंदर पूर्ण रूप से अध्ययन किया, जिसमें संपत्ति विषयक साम्यवाद जिसके जो आधार थे, जिसने संपत्ति विषयक साम्यवाद के अंदर प्लेटो ने संपत्ति के जो साम्यवाद था उसके आधार को समर्थन करने के जो प्रमुख आधार बताए, 3 आधार बताए आपको। पॉइंट वापस ले जा रहा हूँ पीछे की ओर कि कौन कौन से आधार बताए, मनोवैज्ञानिक आधार, दूसरा दार्शनिक आधार। मनोवैज्ञानिक आधार के अंदर क्या बताया उसने कि समाज में 3 वर्ग होंगे और 3 वर्ग के 3 गुण होंगे, ठीक है ना, ये बताया उसने मनोवैज्ञानिक आधार के अंतर्गत। और दूसरा जो आधार बताया दार्शनिक आधार। दार्शनिक आधार के अंदर विशेष कार्य के सिद्धांत, विशेष कार्य के सिद्धांत के अंदर भी यही बताया कि इन जो 3 वर्ग हैं इनका विशेष गुण और विशेष कार्य होगा जो इनके कर्तव्यों की पालना सुनिश्चित करेगा। और तीसरा इसके साथ जो तर्क दिया उसने संपत्ति विषयक साम्यवाद के अंदर कि ये साम्यवाद क्यों अपनाना चाहिए, क्यों ग्रहण करना चाहिए, तो इसमें तर्क देते हुए तीसरा व्यवहार उसने तर्क दिया समर्थन के रूप में कि राजनीतिक और व्यवहारिक आधार। कौन सा बताया, राजनीतिक और व्यवहारिक आधार, जिसमें प्लेटो का विचार था कि शासन की शक्ति उन्हीं व्यक्तियों के हाथ में होनी चाहिए जिसके पास सर्वाधिक गुण संपन्न हो। यदि कोई अभिभावक वर्ग की संपत्ति संग्रह की छूट दे दी जाए तो हो सकता है वो गुणों में रहकर संपत्ति गुण में रहकर संपत्ति हो जाए, चुनाव का आधार, है ना। तो इस तरह प्लेटो के जो 4 आधार थे, 3 आधार सॉरी, मनोवैज्ञानिक आधार, दार्शनिक आधार और तीसरा राजनीतिक और व्यवहारिक आधार। इसके साथ हमने आलोचना पढ़ी कि संपत्ति के जो संपत्ति विषय साम्यवाद था उसकी आलोचना हमने पढ़ी। और उसके बाद में हमने पढ़ा कि परिवार विषयक साम्यवाद या स्त्रियों के साम्यवाद के बारे में कि प्लेटो ने इस योजना के पक्ष में क्या क्या तर्क दिए कि परिवार विषयक साम्यवाद को क्यों अपनाना चाहिए, है ना। तो इसमें अपन ने कितने 4 बिंदु पढ़े, है ना। तो उसमें पहला बिंदु था कि पक्ष में तर्क देने के पक्ष में
अभिभावक वर्ग को पारिवारिक मोह से मुक्त रखना, राज्य की एकता स्थापित करने हेतु, नारियों की मुक्ति तथा समान अधिकार और श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति आदि जो ये प्रमुख बिंदु थे, इसके आधार पर हमने जो प्लेटो का जो परिवार संबंधी साम्यवाद था उसके पक्ष में उसने प्लेटो ने ये तर्क दिए। फिर बाद में उसकी भी आलोचना हुई, है ना। प्लेटो के परिवार संबंधी विषय साम्यवाद की आलोचना हुई। फिर बाद में हमने जो प्लेटो का साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद में क्या समानता रही और क्या असमानता रही, इन सब के बारे में हमने विस्तृत चर्चा की। अब हम आगे का जो पॉइंट है, मेन पॉइंट, जिसमें हमने 3 पॉइंट अभी तक अध्ययन कर लिए हैं, जिसमें प्लेटो का न्याय सिद्धांत हमने पढ़ लिया है, दूसरा प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत हमने पढ़ लिया है, और तीसरा प्लेटो का साम्यवाद, जिसमें हमने संपत्ति का साम्यवाद और परिवार का साम्यवाद तीनों को पढ़ लिया है। अब हम चौथा जो पॉइंट है वो है दार्शनिक राजाओं का शासन। जो दूसरा अगला जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है दार्शनिक राजाओं का शासन। उसके बारे में अगले चैप्टर में हम अध्ययन करेंगे। थैंक यू।